क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा घर वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट हाउस कहाँ पर है? सो इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया के नाम से, जिसकी प्रेजेंट नेटवर्थ $2 बिलियन से भी ज़्यादा है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके महज 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया, जिसका नाम है धारावी। 3 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये देखिए एंटीलिया के हाउस का इंटीरियर, और ये देखिए वहाँ के कुछ धारावी के स्लम्स के कुछ घर के हाउस का इंटीरियर। सो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जो मैंने अपने कॉलेज में लास्ट ईयर लगभग अप्रैल 2022 में ही प्रेजेंट किया था एज एन असाइनमेंट। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलरली फॉर डिबेट और सम प्रेजेंटेशन, सो इन दिस प्रेजेंटेशन यू विल फाइंड सम अमेजिंग एग्जाम्पल्स, जिसमें मैंने पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से, एनिमल्स, टेररिज्म, काफ़ी चीज़ों से लिंक किया है, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलेंगी। ऑल्सो कुछ क्लासिकल थ्योरीज मैंने बताई हैं इसमें, जो कुछ थिंकर्स ने, सोशोलॉजिस्ट ने दी हैं, लाइक ओल्ड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, इंडिविजुअल थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। और इसमें मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, कुछ मज़ेदार एग्जांपल दूंगा आपको। लास्ट में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चला रखे हैं। फिर कुछ चैलेंजेस, अभी भी क्या चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं, पॉवर्टी इक्वलिटी क्यों है, अभी भी क्या रीजंस हैं, और क्या क्या किया जा सकता है, विद वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन आई विल एंड दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं ऑक्सफैम की एक डेफिनेशन से। बट मेरा मोटिव ये रहेगा इस प्रेजेंटेशन में कि मैं आपको इमेजेस के थ्रू इस टॉपिक को पढ़ाऊँ। टेक्स्ट में कम रखूँगा और इमेजेस ज़्यादा रहेंगी, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो, एक्चुअली फील हो कि पॉवर्टी एक्चुअली क्या होती है और अभी भी क्या कंडीशंस हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। ये देखिए, ऑल दो पुरानी इमेज है बंगाल फेमाइन के नाम से, बंगाल फेमाइन जब आया था इंडिया में, बट ऐसी सिचुएशन भी लोगों को फेस करनी पड़ी है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ऐसे बच्चे आपको अनफॉर्चुनेटली अपने घर के आसपास बहुत देखने को मिलेंगे। और ये कुछ इमेजेस, ये देखिए, इनकी आंखों में देखिए, लुक एट देयर हैंड्स, देयर लेग्स, यू विल अंडरस्टैंड पॉवर्टी क्या होती है। अब आप लोग वैसे ये अभी के जो बच्चे हैं, मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एक आता है, जिसमें अफ्रीकन रीजन में जो 85% से ज़्यादा लोग अफ्रीकन रीजन में होते हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ऑल दो डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ की हालत बहुत सुधरी है इस चीज़ को लेकर, बट आप लोग कहेंगे कि अभी के ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लाइक PM आवास योजना, जिसमें घर बनाए जा रहे हैं, या फिर फ्री में राशन बांटा जा रहा है। NFSM एक स्कीम है, फूड सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी काफ़ी सारी स्कीम है, किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो वो मैं बाद में बताऊँगा क्या क्या स्कीम्स हैं। इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, बट अभी भी ऐसे रीजन्स हैं, आप कहेंगे कि ऐसे कहाँ पे हैं। तो एक चैनल है ब्राउन बॉय फिटनेस के नाम से, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसे काफ़ी सारे चैनल हैं। ये लोग ऐसे अनटैप्ड एरियाज दिखाते हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट है। मैंने इस वीडियो 2 साल पहले देखी थी, और ये जो ऊपर वाली वीडियो है कनॉट प्लेस के एरिया के आसपास की है। मतलब ये जो अंकल होते हैं, इसमें आप देखिएगा इस वीडियो में, ये 3 दिन पुरानी रोटियां खाते हैं जिसमें फंगस लगी होती हैं। ऑल्दो कुछ काइंड लोग प्रेजेंट हैं इस इंडिया में, बहुत सारी एरियाज़ में, जो हेल्प कर देते हैं ऐसे लोग की, बट फिर भी कुछ लोग की हेल्प नहीं हो पाती। कुछ लोग को सोचते हैं अरे कोई और हेल्प कर देगा ऐसे उससे। फिर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा भुखमरी है, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ नाले के आसपास एरिया होते हैं, कुछ स्लम एरियाज ऐसे होते हैं। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। KGF लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, उसमें भी एक पार्लियामेंट का सीन है, जिसमें बताया गया है कि पीपल नीड फूड एंड शेल्टर, लोगों को घर और कपड़ा चाहिए। वर्ल्ड फूड जनता को चाहिए खाना पीना और मकान, क्या सर? प्रोग्राम, जिसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, उसने भी 3 बेसिक नेसेसिटीज बताई हैं जो इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आपको देख के लगता है कि इन लोगों के पास कपड़ा, रोटी, मकान होगा? यही है पॉवर्टी, यही है कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। ये देखिए, कहाँ लोग जिम करके बढ़िया बॉडी बना रहे हैं, बढ़िया फैट, मसल, प्रोटीन सब मिल रहा है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करके, परिश्रम करके भी कुछ नहीं मिल पाता इन रिटर्न। तो मैं मानता हूँ कि ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है, जिसमें पुअर और रिच के बीच में अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है। जो पॉवर्टी अगर अभी भी ऐसी परसिस्ट करती है, तो ये टिल्ट करती है इंडिया की बैकबोन को टुवर्ड्स द बैड पिक्चर। लास्ट ईयर एक मूवी आई थी जय भीम, जिसमें काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया था जी कि एक मजदूर लोग होते हैं, वो कैसे एस्पायर करते हैं। जैसे हमारे पास तो अपना घर है खुद का,
सब कुछ है, बट फिर भी हम कंप्लेन अगर कुछ रहती है कि फिर भी हम रेनोवेट करा देते हैं पैसे देके, या फिर पेंट करा दिया है, कुछ करा दिया, बट कुछ लोगों के पास अभी भी अपना खुद का घर नहीं है, तो वो सपने देखते हैं। सबका एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। तो उसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया। ये लोग कहते हैं कि हम एक घर बनवाएंगे, बट अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पूरी नहीं हो पाती। इनकी बहुत इमोशनल मैसेज दिया है इन्होंने, और रियल एग्जाम्पल के साथ कैसे टाइप्स के साथ ऐसा भेदभाव होता है सब। वहीं एक दूसरी मूवी मतलब कितना ज़्यादा यूथ को गलत मैसेज दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में मैं लगभग टाइम वेस्ट था ये मूवी देखना। श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर अच्छा खासा घर होता है इनके पास, बट फिर भी इतने वेग रीज़न के साथ ये इनको शादी तोड़ देती है कि मेरे को पर्सनल हाउस नहीं है, सेपरेट हाउस नहीं है। तो जहाँ लोग नहीं मिल पाते, तो ऐसे लोग मैं बताऊँगा अलग मूवीज़ कैसे डीजनरेट कर रही हैं एथिकली समाज को, कितना गलत मैसेज पहुँचाती हैं। तो वहीं आप देखिए कुछ इसलिए मेरे को ऐसी मूवीज़ बहुत पसंद है जिसमें ऐसा इमोशनल मैसेज दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है लोगों को, ये सब। वहीं कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, करोड़ों के ऑफर्स मिलते हैं मूवीज़ के लिए, वो नया नया घर लेते हैं। शाहरुख खान है, वो 5 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, या फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है करोड़ों का। आप कहेंगे भाई तो इनका पर्सनल मैटर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी प्रॉपर्टी खरीदता, गोल्ड खरीदता, अपने लग्जरी आइटम्स खरीदता, वो सही बात है। बट जब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, ये देखिए आपने ऐसी रिसेंटली एग्जांपल देखे होंगे कि महाराष्ट्र ये कॉप इफेक्ट होता है, जिसमें कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बट इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कि आप 800 किलो प्याज उगा रहे हो, उसे बेचने जा रहे हो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे, 70 किलोमीटर की दूरी पे, और आपको कितना मिल रहा है? 2 रुपये, 8 रुपये एक का। तो मतलब 1 रुपया देना पड़ेगा आपको 800 किलो प्याज देने पे। अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये नॉर्मल मार्केट में भी प्याज बेची होती इन्होंने, तो इनको 20 रुपये किलो के हिसाब से 16,000 रुपये मिल जाते हो, बट यहाँ पे इन्हें 1 रुपया देना पड़ रहा है। 2 रुपये की लागत आ रही है, बताइए। 70 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो पेट्रोल है कुछ, मतलब अगर ये शाहरुख खान अपने घड़ी का मान के चलिए 0.0001% भी दे दें, लगभग 5,000 रुपये बैठेगा 5 करोड़ की घड़ी का। फिर से सुनिए, 0.0001%, तो भी इन फार्मर्स की हेल्प हो जाए। और ये एक ट्वीट भी कर देना इन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ अगर, क्योंकि लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और देखिए ये जो अभी के जो केसेस चलते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ पे, करोड़ों के स्कैम्स के केसेस लग रहे हैं, बट फिर भी ये कैसे बच निकलते हैं। अभी भी मूवी साइन कर रहे हैं, सॉन्ग्स में आ रहे हैं, कहीं पे जज बने फिर रहे हैं, बट इनके पास खुद के लॉयर्स होते हैं, इनके पास पैसा है, लॉयर है। वहीं जिनके पास लॉयर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली, जिन पे झूठे केसेस लग जाते हैं। कुछ पे आपने देखा होगा विष्णु तिवारी का केस बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रोकिंग जिसे कहते हैं, कि झूठा रेप का आरोप लग गया तो 20 साल की सज़ा इन्हें काटनी पड़ी। 20 साल की सज़ा, सोचिए। और इनके साथ एक इंसान के साथ कितना बुरा हो सकता है ये सोचिए। पता नहीं कि आपने इसके आगे चीज़ पढ़ी हो कि नहीं, कि इनकी शादी तय हुई थी जेल से बाहर आने के बाद, कुछ टाइम बाद, महीने 15 दिन बाद। तो जिनके साथ शादी तय हुई वो दुल्हन एक दिन पहले ही शादी से सारा जेवर और पैसे सब लेके भाग गई। तो एक इंसान, आप इनकी जगह होते सोचिए मतलब क्या होता। तो अब कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, मैं अगर लिस्ट दिखाने बैठ जाऊँ यहाँ पे कितने केसेस हैं, मतलब आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने केसेस हैं, कि इन पे रेप केस लगते हैं, बट फिर भी ये आज़ाद घूमते हैं। अभी राहुल जी का अभी केस आया था कि इन्हें 2 साल की सज़ा हुई, बट जमानत मिल गई क्योंकि ये बड़े लोग हैं। वहीं अगर दूसरे इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, सेम चीज़ होती है, तो उन्हें जेल हो जाती है। ये इनइक्वालिटी दिखाता है कि लॉ सबके लिए समान है, बट फिर भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कुछ लोगों को ड्यू टू इनइक्वालिटी। इनके पास पैसा है तो ये लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, और कुछ लोग लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम और आप जैसे लोग, मिडिल क्लास फैमिली जैसे लोग, तो हमें बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ अवेयरनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अवेयरनेस होती है कानून की, IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा सोसाइटी में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ज़रूर हैं, कुछ केसेस होते हैं जो प्रूवन होते हैं अगर किसी की, तो उन्हें सज़ा होती है कुछ पॉलिटिशियन को, बट फिर भी क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हम पॉवर्टी इनइक्वालिटी के डाटा पे आएंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, कि जैसे पॉलिटिक्स में लगभग कुछ पार्टीज़ हैं जिसमें 88% MLA जो हैं वो करोड़पति हैं, कुछ में 75%, मतलब 1 करोड़ की वेरीफाइड प्रॉपर्टी है जिनके पास, उससे भी ज़्यादा की। इसलिए कुछ अभी की जो प्रेजेंट लोकसभा है, 19th लोकसभा, उसमें तो 44% MLA और MP ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हीनियस आरोप लगे हुए हैं, सीरियस आरोप, जैसे कि रेप, अटेम्प्ट मर्डर जिन्होंने कर रखा है, और किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे जिन पे चार्जेस हैं, प्रूवन चार्जेस हैं, बट अभी भी वो चल रहे हैं केसेस कोर्ट में।
बट फिर भी ये लोग आराम से सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो एक जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि द लॉ बार्क्स एट ऑल बट बाइट्स ओनली द पुअर, पावरलेस, इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। कि जो कानून होता है वो भौंकता तो सब पे है बट काटता सिर्फ गरीब, शक्तिहीन, अनपढ़ और वंचित लोगों को है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर केस में ज़रूरी नहीं है होता है, बट बहुत सारे केसेस में होता है। पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेसमैन, इनके पास क्या होता है, पैसा होता है तो ये लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा जिसमें कि कोई कहता है कि आप मेरे लॉयर से बात कीजिएगा और वो बेल पे छूट जाता है। तो एक बहुत बढ़िया बात किसी ने कही थी कि संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं कि किसी ना किसी छेद से यानी कि लूप होल से कोई ना कोई बड़ा आदमी लॉ के थ्रू बच निकलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगेन पॉवर्टी इनइक्वालिटी अगर होती है तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी बहुत अभी से ही चलती आ रही है, ये एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। आपने स्कूल टाइम से पढ़ा होगा कि हिस्ट्री बुक्स में कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सब में एक सेटलर टाइप होता था, यानी कि अपर टाउन जहाँ पे बड़े लोग रहते थे और जो वर्किंग क्लास होते थे, जो काम करते थे, जो स्लेव होते थे, वो लोअर टाउन उन्हें दिया जाता था। SDG गोल्स हमारे ग्लोब में अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हर कंट्रीज़ में, जो UN ने अभी डेजिग्नेट कर रखे हैं। इसमें से टारगेट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी को एक्सट्रीमली इरेडिकेट करना यानी कि ख़त्म करना। टारगेट 2 है कि हंगर, ये जो माल न्यूट्रिशन की कमी है, इसको ख़त्म करना और अच्छा न्यूट्रिशन, सेफ और क्वालिटी फूड जो है वो हर इंसान पे पहुँचे। फिर जेंडर इक्वलिटी हो सब लोगों को, जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है स्टार्टअप्स में अभी जैसे आप देख रहे होंगे बढ़ रहा है, और ऐसी पॉलिटिक्स में ये सब और ज़्यादा बढ़े, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ये काफ़ी अच्छे डाटा हैं, आप इन्हें टाइम निकाल के पढ़िएगा। आगे देखते हैं, एक इंडेक्स रिलीज़ करता है UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें कि 12 पैरामीटर्स दिए होते हैं। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यंग, कितनी आपने स्कूलिंग की है, कितनी आपकी स्कूल की अटेंडेंस थी, और ऐसी सेम इंडेक्स इंडिया लेके आता है, नीति आयोग प्रेजेंट करती है इंडिया का मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में, जिसमें कि एक डाटा दिया जाता है कि कितने लोग पुअर हैं अभी भी, कितने लोग नहीं हैं। कुछ कमिटीज़ इस्टेब्लिश की थी ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने, तेंदुलकर कमेटी, तारकुंडे कमेटी, लोखंडे कमेटी, जिसमें कि बताया गया कि इतने 21% लोग जो हैं इंडिया में पुअर हैं। तो ऐसे ऐसे डाटा इंडेक्स आते रहते हैं जस्ट टू एनालाइज द फैक्ट कि कितने लोग अभी भी यहाँ पॉवर्टी के अंडर में है और कितना सरकार इन्हें स्कीम्स के थ्रू बाहर निकाल सकती है। राइट, सो ये सब आप देख सकते हैं। सो एज पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022, 109 कंट्रीज़ का इन्होंने डाटा लिया था, जिसमें इन्हें पता चला 1.3 बिलियन लोग जो हैं, यानी कि 21% ऑफ द होल ग्लोब, दे वर अंडर एक्यूट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो अबाउट हाफ ऑफ देम, यानी कि 1.3 बिलियन का 644 मिलियन ये चिल्ड्रंस होते हैं जो 18 साल की एज से नीचे होते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं रफली 3 में से 1 चाइल्ड जो होगा वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और 6 में से 1 एडल्ट वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। और दूसरा 8.2% ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पुअर, जो 105 मिलियन लोग हैं, वो एडल्ट हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनका रेशियो लगभग 10% के आसपास है। अब दूसरा क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो ये लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सब सहारन अफ्रीका रीजन से। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, 85% लोग अफ्रीका के गरीबी में रहते हैं कुछ, एंड रफली 84% ऑफ जो लोग होते हैं इस 1.3 बिलियन डाटा में, जो 84% है यानी कि 1.1 बिलियन लोग, वो गाँव ग्रामीण इलाके से आते हैं। बाकी के 16% अर्बन एरिया से, शहरी इलाके से आते हैं। एंड मोर देन 67 ऑफ देम दे लिव इन मिडिल इनकम कंट्रीज़, गरीब देशों में रहते हैं। अब आपको डाटा याद रख सकते हैं, बट एक आप कॉमन फिनोमेना देख सकते हैं कि 500 मिलियन के आसपास की सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो इसमें बताया गया 550 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास 8 में से 7 चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताता हूँ, रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, मोटर बाइक, साइकिल, एनिमल कार्ड। आई डोंट नो एनिमल कार्ड को इन्होंने क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे, देखिए एनिमल कार्ड को, बट ये भी एक फैक्टर है। ड्रिंकिंग वाटर, अभी भी जो सेफ़ एंड क्वालिटी वाइज ड्रिंकिंग वाटर है वो 500 के आसपास मिलियन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पी सकते अभी भी। स्कूलिंग अभी भी बहुत लोग ड्रॉप कर देते हैं 6 साल से पहले, 600 मिलियन लोग ऐसे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है किसी के पास, कोई अंडर नरिश्ड है। तो ऐसे काफ़ी सारे डाटा मिलेंगे जो
काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉवर्टी एंड एजुकेशन। मैं हमेशा एजुकेशन को एथिकल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अगर एजुकेशन एथिकल होगी तो आप अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। अगर आप इंसान को माइंड से एजुकेट कर रहे हैं बट दिल से एजुकेट नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए खतरा है। सेम बात थियोडोर रूजवेल्ट ने कही थी, टू एजुकेट अ पर्सन इन माइंड एंड नॉट इन मोरल्स इज टू एजुकेट अ मीनेस इन सोसाइटी। मीनेस मतलब एक खतरा आप सोसाइटी को दे रहे हैं। अगर क्योंकि टेररिस्ट को देखिए, टेररिस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो इन्हें कंप्यूटर कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ जैसे ओसामा बिन लादेन था, रिच कंट्री से था वो, राइट, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उसे एजुकेटेड था बट दिल से एजुकेट नहीं था। उसे इम्पैक्ट नहीं देखा क्या होगा, उसे बस वो रेडिकलाइज इतना हो गया था कि उसका दिल पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो चुका था कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना। कुछ सिविल इंजीनियर्स होते हैं, लाइक फैमिली में मैन एक वेब सीरीज़ आई थी मनोज वाजपेयी की, उसमें आपने देखा होगा वो जो टेररिस्ट होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं अच्छे से, उन्हें केमिकल की जानकारी होती है क्या होता है, बट वो उस नॉलेज को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऐसी महात्मा गांधी जी ने कहा था, नॉलेज विदाउट कंसाइंस एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। और इन्होंने 7 सेंस दिए थे जो आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। उनमें से एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जांपल, ये जो न्यूक्लियर वेपन बना है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है तो बहुत अच्छी इन्वेंशन है साइंस की। बट अगर ये वॉर के लिए यूज़ होता है, किसी पे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए यूज़ होता है, किसी पे जैसे नागासाकी या हिरोशिमा बम गिरे थे, तो वो इनह्यूमन तरीके हैं साइंस के, तो ये गलत तरीके से यूज़ होता है। तो एजुकेशन को मैं हमेशा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। अगर एथिक्स होगा आपके में एजुकेशन के साथ साथ, सो हो सकता है कि पॉवर्टी को आप ओवरकम कर जाएँ और कोई गलत स्टेप ना होता है। एक रिपोर्ट है यूनेस्को की, अगेन ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसमें कि कहा गया है कि अगर कोई इंसान कंप्लीट एजुकेशन करता है बेसिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो 171 मिलियन लोगों को ग्लोबली लिफ्ट आउट किया जा सकता है, पॉवर्टी से निकाला जा सकता है। राइट, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस जस्ट टू से एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर कंट्री में देनी चाहिए हर तरीके से। अब आप देखिए कुछ एनिमल्स की इमेजेस। इन लोगों को देख के आप ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को देखते होंगे, मतलब बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी कुछ एनिमल्स जी रहे हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे देखिए, सीधी सी इमेजेस, ऐसे गाय आपने अपने आसपास देखी होंगी जिनकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। कुछ डॉग्स, कुछ लोग फीड कर देते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। बट आपको पता है WHO की एक रिपोर्ट है कि ये जो गाय होती हैं, उन्होंने हर एनिमल्स के लेके एक रिपोर्ट दी है, तो उसमें एक डाटा था कि एक गाय की एक दिन की जो खाने की वो होती है कैपेसिटी, मतलब जो खाना चाहिए उन्हें, वो कितना है, 17 टन के आसपास उन्हें खाना चाहिए। 17 किलोग्राम के आसपास उन्हें एक दिन में खाने को चाहिए। और आपको लगता है इन्हें कुछ मिलता होगा 17 किलोग्राम, तभी ये पॉलीथीन खाती हैं, तभी इनके पेट में से इतना पॉलीथीन निकलती है। तो आप क्या सोचते हैं, पॉवर्टी एनिमल्स की पॉवर्टी है? जैसे इंसानों की पॉवर्टी की तो हमने बात कर ली, सो डू यू थिंक इट इज़ अ एनिमल पॉवर्टी? नो, अकॉर्डिंग टू मी इट्स पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग इतने गरीब हैं कि इन लोगों को फीड नहीं कर सकते क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं। ये आगे देखिए, इनको नहीं पता कि खाने के पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने आसपास कोई ऐसे लोग दिखें, ऐसे जानवर दिखें, तो इनको फीड करिए, इनको खिलाइए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंसस, इनका एनिमल सेंसस हुआ था, जितने ह्यूमन बींग्स हैं इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 121 करोड़ के आसपास आबादी थी, अभी 140 के आसपास है। इतने ही एनिमल्स निकल के आए थे सेंसस में, 121 करोड़ के आसपास। तो इन जो लोग हैं इनको हमें देखना पड़ेगा। सो ऐसी एक यूपी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया था, अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इनका इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि कोई डॉग या कोई सांड होता है जिनके चोट लगी हुई होती है, आप चाहते हैं कुछ करना बट कर नहीं पाते, वेटनरी डॉक्टर्स को ऐसे ही बहुत करना है, तो यूपी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था। अभी की न्यूज़ है 25 मार्च की 2023 की, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। तो ये मैं मानता हूँ पॉवर्टी ऑफ एनिमल्स नहीं है, पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स है। हम लोग इतने ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी अपने अराउंड जो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे इंडिया के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एनिमल्स की आप लोग, बट एटलीस्ट जो आपके आसपास हैं उनको ध्यान आपको रखना है। नो मैटर कोई और रख रहा है कि नहीं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप निभाइए। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब देखते हैं पॉवर्टी को एनवायरनमेंट से कैसे किया जा सकता है। सी, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि
लोगों को अपने राइट्स के थ्रू अवेयरनेस बहुत कम होती है कभी कभी, और नॉलेज भी कम होती है जो वो काम कर रहे हैं। आगे देखिए, ये एक काऊ की पर्टिकुलर पर डे की नीड है, रिक्वायरमेंट है कि कितना उसे खाना चाहिए। लगभग 60 रुपये में एक गाय का पेट भर जाएगा एक दिन का। अगर इससे आधा भी मिल जाए तो उसे कुछ फार्मर्स को बट इतना भी नहीं पता रहता, वो नहीं फीड कर पाते हैं। ये जो 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटो है जो हम खाते हैं आलू, इसमें 250 लीटर ऑफ वाटर लगता है। हम 1-2 लीटर भी पानी मुश्किल से दिन में पी पाते होंगे। 1 किलोग्राम आलू को उगाने के लिए 250 लीटर ऑफ वाटर लगता है। आप सोच के देखिए, अगर आप ये चावल खा रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 किलो चावल बनने के लिए 3400 लीटर्स ऑफ पानी लगा होगा। तो फार्मर्स के लिए इसलिए तो सरकार ये चीज़ कहती है कि आप जो वाटर कंजर्वेशन है ये चीज़ से पे ज़्यादा फोकस करिए, आप पानी को बचाइए। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ये ऐसे इनिशिएटिव्स को आप फॉलो करिए। बट फार्मर्स को अपने ही काफ़ी ज़्यादा डेट में रहते हैं इतने ज़्यादा वो, तो इसलिए जो फ्रीबीज देती है सरकार, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी बैक ट्रैक भी हो जाते हैं। जैसे अगर फ्री फूड फार्मर्स सब्सिडी दे रही है सरकार, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, फ्री वाटर दे रही है कि आप से बिल लिया जाए, तो कभी कभी ये इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि पानी फ्री में मिल रहा है तो पानी बहाओ आराम से। कुछ फार्मर्स में ऐसी चीज़ आ जाती है, कुछ फार्मर्स बड़ी अकाउंटेबल रहते हैं इस चीज़ के लिए, बट अगेन इतना ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। ये देखिए, जो जीन्स आप पहनते होंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा जीन्स लोग पहनते हैं, तो उसमें 7600 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लोग ले रहे हैं। ये निर्माण सोमानी है, टेकी बॉय, ही इज़ वर्किंग फॉर अ गुड कॉज फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। राइट, वो काफ़ी ज़्यादा जगह से चीज़ कलेक्ट करते हैं और उस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये मैं एक बात कर रहा था, बिल गेट्स, इवन जैक मा जैसे फाउंडर जो है वो इस स्टार्टअप में फंड कर रहे हैं जो कि काउ बर्ब्स को रोक सके टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। काउ बर्ब्स मीन्स काउ जो दगा लेती है, उससे भी आप सोच सकते हैं, मतलब हंसी आती है चीज़ों से जो इन लोगों को पता है, क्योंकि इन लोगों को नॉलेज है। ये स्टडीज़ कंडक्ट होती रहती है, तो ये लोग फंड करते रहते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और बाकी चीज़ से रिलेटेड। अभी 1 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी +1 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम डेड सीड बीट दें गाय को या फिर और कैटल्स को खाने के लिए, तो इससे 80% मीथेन एमिशन रिड्यूस होगा। राइट, सो किसानों को क्या ये बात पता होगी कि रेड सीड बीट देने से या फिर नॉर्मल चारा देने से किस चीज़ से मीथेन एमिशन होता है या नहीं होता? तो यही है एमिशन। तो अब एक इंडियन एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट वंदना शिवा इस चीज़ का काउंटर व्यू प्रेजेंट करती हैं और कहती हैं कि इन लोगों को, बल्कि हमसे ज़्यादा अवेयरनेस होती है। हम तब से कह रहे हैं कि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, बट दीज पीपल हैव मोर अवेयरनेस देन अस, बिकॉज ये लोग उस चीज़ पे सस्टेन करते हैं। एनवायरनमेंट पे इनकी लाइफ सस्टेन है, दैट्स व्हाई दे हैव मोर नॉलेज देन अस। इवन गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और ये कैपिटलिस्ट लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके राइट्स का हनन करते हैं, छीनते हैं, और इन लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ में पूरी नहीं हो पाती। और अगर इन्हें नॉलेज और अवेयरनेस है भी नहीं तो दे नीड अवेयरनेस। कोई इन्हें तरीके से समझाए, कोई बताए कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आप ये वीडियो देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक छोटा सा ऐड है। एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का शावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। पानी का महत्व समझेंगे नहीं तो बचाएंगे कैसे? इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसानों की मदद की। 1,30,000 करोड़ लीटर पानी बचाने में। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा पानी बचा के। हिंदुस्तान यूनिलीवर, शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई। सो देखा आपने, अगर किसी चीज़ का महत्व पता ही नहीं होगा तो उस चीज़ को बचाएंगे कैसे? बात तो सही है। अब आगे देखते हैं। सो एक रिपोर्ट आई थी, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसी साल जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने पब्लिश की थी। उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 48% ऑफ द एमिशन जो होता है वो टॉप 10% ऑफ द जो वर्ल्ड एमिटर्स हैं, जिनके पास वेल्थ है अराउंड 76%। ये इनइक्वालिटी के कुछ इम्पैक्ट्स हैं, ये देखिए, ये होती है इनइक्वालिटी। आप ग्राफ देखिए, जो बॉटम 50% है जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए, और जो टॉप 10% जैसे USA, रशिया, चाइना, ऐसे कंट्रीज हो गए, और जो मिडल में कंट्रीज आते हैं, इसमें इंडिया आ सकता है, या फिर यहाँ पे जो टॉप 10% हो गए जिनके पास वेल्थ है सबसे ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। एमिशन वाला ग्राफ देखिए जो ग्रीन में है, ये लोग सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं, 48% एमिशन दे आर डूइंग 10% ऑफ द पॉपुलेशन। और इनके पास वेल्थ कितनी है? 76% ऑफ द वेल्थ। इनके पास कितनी है? 2% ऑफ द वेल्थ। ये देखना आप, इनइक्वालिटी यही तो है। और ये लॉस सबसे ज़्यादा किसको फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ का? एमिशन, और तो ये बहुत कम कर रहा है, 10% कह रहा हूँ, बट इनइक्वालिटी, रेड वाला मार्क देख रहे हैं आप, रिलेटिव लॉस,
दे आर फेसिंग। यही है इनइक्वालिटी। टारगेट किसको किया जाता है? इंडिया को। इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट एमिटर, बट पर कैपिटा एमिशन के टर्म्स में देखिए ना आप, ये इंडिया कहीं भी स्टैंड नहीं करता इन कंट्रीज़ के। अगर चाइना और इंडिया की हम पॉपुलेशन को सेम भी कंसिडर करते हैं तो पर कैपिटा एमिशन चाइना का 8.1 है, इवन यूएसए का तो 15.5 है, इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी, और इंडिया का 1.9 है। सो ये होता है कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, और टारगेट किसको किया जाता है? इंडिया को। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे पॉवर्टी हो रही है या पॉवर्टी के थ्रू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है? तो जो मैंने अभी रीजन बताए कुछ, और आप इनमें से कुछ ऐड करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं इस चीज़ को। नाउ लेट्स सी पॉवर्टी को टेररिज्म से कैसे लिंक किया जा सकता है। एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बिकॉज जो पुअर कंट्रीज हैं 80% ऑफ द पुअर कंट्रीज में टेररिज्म लेवल बहुत लो है, राइट। और मोस्ट फेमस जो टेररिस्ट हैं वो वेल्दी कंट्रीज से आते हैं जो बहुत ज़्यादा फंड करती हैं उन्हें। कुछ टेररिस्ट अटैक जो होते हैं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं, बल्कि एक फियर क्रिएट करने के लिए होता है सोसाइटी में, एक डर फैलाने के लिए होता है, रेडिकलाइज करने के लिए, अपने एम्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल गुजरात दंगे हुए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें कम्युनिटी को तबाह करना है। पॉवर्टी को मैं एथिक्स से अगेन लिंक करता हूँ, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन होगी या अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बहुत लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं हो पाती बेसिक लेवल की, बट अगर एक एथिकल लेवल आप में कम होगा, या इल फीलिंग, या जैसे कि रिवेंज, नफरत, गुस्सा, या फिर ऐसी भावनाएं आप में होंगी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब, तो हो सकता है कि आप छोटे मोटे क्राइम्स करने लगो सोसाइटी में, क्योंकि आपको किसी और से पड़ी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ओसामा जो था उसने कुछ नहीं सोचा कि सोसाइटी में क्या होगा। वो वेल्दी फैमिली से आता था, रिच बिजनेसमैन का बेटा था, ये साउदी अरेबिया के। उससे क्या पड़ी थी टाइज करने की। रोल ऑफ टीचर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर रीज़न। आपको हमको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बट ओसामा के जो टीचर थे वो खुद ही रेडिकलाइज थे। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे जो अलकायदा इन सब से लिंक थी, तो वो कैसी टीचिंग देंगे अपने स्टूडेंट को, आप सोच सकते हैं। तो ओसामा उनसे इन्फ्लुएंस होके टेररिस्ट बन गया, सब कुछ चीज़ छोड़ छाड़ के। तो रोल ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप ब्लेस फील करिए कि आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं, चाहे कैसे भी मिले हों, बट ऐसी टीचिंग्स नहीं दी उन्होंने जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो, या सब, या जो आपको और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे। सही बात है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, पेटी क्राइम्स होंगे या फिर मास वायलेंस आप कर सकते हैं ना। आप नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मास वायलेंस करते हैं इन चीज़ों से। जैसे फैमिली मैन एक वेब सीरीज आई थी, उसमें दिखाया था, राइट। सो एक बहुत अच्छी कोट है कि वी कांट फीड द पुअर बट वी कैन फंड द वॉर। पाकिस्तान के पास अपनी जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, बट वो वॉर कर सकती है। कहते हैं ना, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। वो वॉर नहीं कर सकती, बट वो छोटे छोटे टेररिस्ट भेज के, स्लीपर सेल भेज के वो कुछ कर सकती है, मतलब ब्लास्ट करवाती है, वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। वो इन चीज़ों को फंड कर सकते हैं, बट अपने लोगों को नहीं कर सकते। That's why गांधी जी said the most beautiful line that poverty is the worst form of violence। मतलब हिंसा का सबसे खतरनाक चेहरा गरीबी होता है। आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान भी पूछा था, एंड एक्सेप्ट मैम क्लास में किसी को भी इसका आंसर नहीं पता था। सो क्वेश्चन इज, गांधी जी को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला? सो आप ये वीडियो देख सकते हैं। या चलो शॉर्ट में मैं ही बता देता हूँ, बहुत से लोग वीडियो देखेंगे नहीं। तो गांधी जी का थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। आपने सिप्ला कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा, फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी है। सो जब 1950-60s में अमेरिका और यूरोप की हेल्थ केयर कंपनीज पेटेंट फाइल करवा के कैंसर, कोलेरा, डायस्ट्री, जो काफ़ी ज़्यादा बीमारी चली थी उस टाइम पे, उसकी दवाएं लाखों डॉलर्स में बहुत ज़्यादा महंगे रेट में सेल करी थी, जो गरीबों के लिए अफोर्डेबल थी। तब सिप्ला कंपनी ने सेम मेडिसिन गरीबों को अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करी। तो क्या आप जानते हैं सिप्ला के जो फाउंडर थे, ख्वाजा अब्दुल हामिद, वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, जिन्होंने 1935 में सिप्ला कंपनी बनाई। ऑल्सो अमूल के प्रोडक्ट तो सबने खाए होंगे, उसके जो फाउंडर थे वर्गीस कुरियन जी, वो भी गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। इवन एम्स की स्थापना जो थी उसका श्रेय इंडिया की फर्स्ट हेल्थ केयर मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को दिया जाता है, वो भी गांधी जी की सपोर्टर थी। फिर चाहे विनोबा भावे, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत सारे लोग गांधी जी से इंस्पायर थे। इवन सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने चिपको आंदोलन को लीड किया था, या फिर नेशनल सोशल सर्विस स्कीम जो है NSS, उसकी स्थापना, या फिर लोक अदालत जो आज इंडिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों केस सॉल्व कर रही हैं। फिर DPSP कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग चैप्टर है गांधी जी के नाम से। सो लिस्ट बहुत बड़ी है।
इवन जो जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, जैसे कि नेल्सन मंडेला होगा या फिर बराक ओबामा या फिर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने तो अपनी स्पीच में कहा है खुद की हम तो गांधी जी को अपने आइडल मानते हैं। सो काफ़ी लोग गांधी जी से नफरत कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बट मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने मैंने कभी कोई गलती नहीं की? हम भगवान की भी गलतियाँ निकाल देते हैं, तो हम इंसान में भी कितनी ज़्यादा गलती होती है। क्या आपसे और मेरे से कभी कोई किसी इंसान ने इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कोई सक्सेस हासिल की है? तो ये होती है लीडरशिप, ये तो एक इन्फ्लुएंसर लीडरशिप कि आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो अच्छे रास्ते पे, जो गांधी जी ने किया। तो गांधी जी को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला, इसको समझने के लिए आपको यूरोप का मैप देखना पड़ेगा, जिसमें नॉर्वे और ब्रिटेन को देख सकते हैं आप, एक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसपास हैं। एंड यूरोप में उस टाइम स्थिति क्या थी, यूरोप वाज इन डोमिनेंट पोजीशन, और जो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ था वो ऑस्लो कमेटी देती थी जो नॉर्वे में थी। सो इस टाइम पे एज यू नो ब्रिटेन वाज इन डोमिनेंट पोजीशन, तो नॉर्वे ब्रिटेन को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया में राज कर रहा था। सो एज अ कॉलोनाइजर या फिर इम्पीरियलिस्ट व्हाटएवर यू से, सो गिविंग द प्राइज नोबेल पीस प्राइज टू गांधी जी इज़ लाइक अ स्लैपिंग ऑन द फेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटेन नॉर्वे ने प्राइज़ गांधी जी को नहीं दिया। और ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ दिए जाते हैं ये वेस्ट के फेवर में दिए जाते हैं। अभी जो बेलारूस के सिविल राइट एक्टिविस्ट को प्राइज़ मिला था नोबेल पीस प्राइज़, वो रशिया के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उन्हें मिला था। और उन्हें पीस प्राइज़ मिलने से फ़ायदा भी कुछ नहीं, क्योंकि रशिया में उन्हें 10 साल की जेल हो गई, अब वो जेल में है। तो प्राइज़ मिलने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई स्टेटस मिलता है। सो इट मेक्स नो चेंज इन योर लाइफ, राइट। सो बट अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, हमें आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर देते थे गांधी जी को। सो 1948 में गांधी जी नॉमिनेट हुए थे, 4-5 बार गांधी जी नॉमिनेट हो चुके थे। एंड उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि गांधी जी को इस साल नोबेल प्राइज़ मिलेगा, यानी कि 1948 में। एंड ब्रिटेन के MPs भी जो थे, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्री कर रहे थे इस बात से, क्योंकि गांधी जी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी ब्रिटिशर्स को। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाक में दम कर रखा था। उनके लिए तो गांधी जी वॉज लाइक नथिंग, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली 1948 में क्या होता है, जनवरी में 30 जनवरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, नाथूराम गोडसे गांधी जी को असैसिनेट कर देते हैं। उसके आसपास ही नवंबर के आसपास 1948 में प्राइज़ मिलने थे। उस साल आप जानते हैं किसको प्राइज़ मिला? किसी को भी नहीं। गांधी जी के रिस्पेक्ट में उस साल नोबेल कमेटी ने किसी को प्राइज़ नहीं दिया। एंड काफ़ी लोगों का प्रेशर बना कि आप अपने रूल्स में चेंज कीजिए, क्योंकि पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत किसी को प्राइज़ नहीं दे सकते थे। तो अगर मरणोपरांत प्राइज़ मिला जाता तो भी गांधी जी को मिल सकता था, बट इट वाज लाइक अ पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। एक और क्वेश्चन है कि गांधी जी 1947 में तो जिंदा थे, तो वो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? इसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिएगा। आगे चलते हैं। नाउ वील सी द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सो देयर आर 3 थ्योरीज। फर्स्ट इज ओल्ड थ्योरी, इंडिविजुअल थ्योरी एंड सोशलिस्ट थ्योरी। एक और थ्योरी हम देखेंगे, फंक्शन थ्योरी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओल्ड थ्योरी क्या कहती है? ये कर्मा थ्योरी पे बेस्ड है। दैट अगर कोई इंसान गरीब है तो उसके पुराने जन्म या फिर पाप पुण्य या फिर कर्मों की वजह से है। जो इंसान गरीबी फेस करता है वो उसने पुराने जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। सो क्या आप कर्मा में मानते हैं? सबके पास अपने आंसर होंगे। मैं कर्मा में मानता हूँ, जैसे सबके पास अपने तर्क होंगे, डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो जहाँ पे ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होती है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं निकलता, सो एक्सपर्ट्स यूजुअली एजुकेशनल लेवल पे उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। सेम विद दिस केस, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट थ्योरी इज इंडिविजुअल थ्योरी। ये कहती है कि ये सारा ब्लेम इंडिविजुअल पे डालती है कि अगर कोई इंडिविजुअल पुअर है वो अपने फेलियर की वजह से है। हो सकता है वो लेज़ी हो, इनफेक्टिव हो, उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी कुछ नहीं हो। मान लो कोई इंडिविजुअल एक इंटरव्यू में जाता है जॉब क्रैक करने के लिए, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लेज़ी या फिर उनके क्वेश्चंस, पैनल के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी फील दिखता है, तो हो सकता है कि वो नहीं सेलेक्ट हो उस इंटरव्यू में और वो अनएम्प्लॉयड रहे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपनी पॉवर्टी के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, बिकॉज देयर आर एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिविजुअल को देती है, गवर्नमेंट देती है, काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं। बिल गेट्स ने भी ये बात कही थी दैट इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो वो आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मरते हो तो वो आपकी गलती है।
जो लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते, बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे नेगेटिव रहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ बड़े ख्वाब देख सकते हैं, ये चीज़ हमारे बस की नहीं है, वो चीज़ हमारे बस की नहीं है, तो आप दूसरों से इंस्पायर नहीं हो सकते या फिर लाइफ में कुछ बड़ा एम्बिशन नहीं रख सकते और मेहनत नहीं कर सकते। सो अगेन इट्स योर मिस्टेक, राइट। सो सोशलिस्ट इसी रीज़न पे इंडिविजुअल थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। सोशलिस्ट का सिंपल रीज़न था कि गवर्नमेंट, आप इमेज के थ्रू समझिए, मान लीजिए कोई इंसान पुअर है, सो अगर उसमें स्किल्स होंगी, इनोवेशन होंगी या फिर क्रिएटिविटी होगी, इवन एक स्कीम है इंडिया में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर गवर्नमेंट कुछ लोगों को उसमें एनरोल करती है और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करती है, तो हो सकता है कि और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले इंसान को, वो इंसान पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए। सो इट्स लाइक सोशलिस्ट थ्योरी जो कहती है कि इंसान में अगर स्किल्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी होंगी, सो ही विल लीड अ लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम पॉवर्टी, राइट। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। बमन ईरानी जी शॉपकीपर थे, अपनी मदर की एक बेकरी चलाते थे। अगर वो भी ऐसी नेगेटिव रहते, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, तो वो आज इतना बड़ा नाम नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी टी सेलर थे, आपने देखा होगा कितना स्ट्रगल किया इन्होंने। दिलीप कुमार जी फ्रूट सेलर थे, फ्रूट बेचा करते थे, केमिस्ट थे या फिर वॉचमैन थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपने इन्हें मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे आप देखिएगा वो मूवी। बस कंडक्टर थे 30 ईयर्स तक रजनीकांत जी। इनका नाम था पहले राजीव भाटिया जी, आप अक्षय कुमार के नाम से जानते होंगे। ये थाईलैंड में शेफ़ थे और मार्शल आर्ट्स टीचर थे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस देखा। बहुत सारे एक्टर्स हैं, यार वेरियस नंबर ऑफ एक्टर्स। मैंने काफ़ी कुछ जाने पहचाने एक्टर्स की तस्वीर यहाँ पे डाली है। सो रूसो के भी आइडिया देखता है। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, इंक्लूडिंग हिटलर। यस, प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर कैपिटलिज्म के काफ़ी खिलाफ थे। ये कहते थे कि कैपिटलिज्म से ही पॉवर्टी और इनइक्वालिटी होती हैं। कैसे? इंसान एक रेस में भागने लगता है, इट्स लाइक अ इंक्रीज ऑफ ग्रीडीनेस, जो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी कॉज करती है सोसाइटी में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शनल थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद सोचिए कि अगर पॉवर्टी, हम सब चाहते हैं कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाएं। बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं कि अगर पॉवर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए 100%, इवन 99%, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? सोच के देखिए। सो आंसर इज़ पॉलिटिशियंस को। ये लोग किसके नाम पे वोट मांगेंगे? ये राजनीति किसके नाम पे करेंगे? छोटे प्रॉमिस जो होंगे ये किससे करेंगे? जनता से। क्योंकि अगर सारे इक्वल हो गए, सारे प्रोस्पेरस लाइफ जीने लगे, तो ये लोग किसके नाम पे वोट मांगेंगे? अगेन डेवलपमेंट ही सब। पुलिस सबसे, आपको पता है 88% जो केसेस होते हैं जो पुलिस के पास लोग फाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ FIR या जो भी याचिका होती हैं करने जाते हैं, तो ये पुलिस जो होती है जो करप्शन करती है लोग, ये कहाँ से होगा फिर करप्शन? ऐसा ये आधी जॉब खत्म हो जाएंगी अगर पुलिस की, पॉलिटिशियन की, इवन जजेस की। ये जो जज होते हैं कि ह्यूमन राइट्स केसेस या फिर जो भी केसेस होते हैं, इनके पास लोग दलीलें दे के आते हैं। अगर लोगों को सब राइट्स के बारे में पता चल जाएगा, तो लोग इन जजों के पास कौन आएगा? सब अपना केस लड़ने लगे खुद से ही। जैसे ओ माय गॉड में परेश रावल ने लड़ा था, खुद से ही अपने आप को जज बनाना भी एक तरीके से राइट है। लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट हम खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में अगर हमें सारी नॉलेज हो लीगली। तो इन जजेस की नौकरी या फिर इन पुलिस ऑफिसर की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। 88% जो लोग होते हैं वो इनके पास अपना केस फाइल करते हैं, राइट। अगर सबको हेल्थ की अच्छी जानकारी होगी कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर ये खाएंगे तो ऐसा होगा, ये खाएंगे वैसा होगा। अगर जैसे WHO ने कह रखा है कि सॉल्ट हमें 10 ग्राम खाते हैं लोग, हमें 5 ग्राम खाना चाहिए। तो इससे अगर जो लोग एक्सीड कर जाते हैं इस लिमिट से, उनको हाइपरटेंशन या फिर ऐसी बीमारियां देखनी पड़ती है। लाइफ साइंस एक अलग टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसमें बताया जाता है कि ये चीज़ खाने से ऐसा होता है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है बॉडी में, जो बहुत लोगों को नहीं पता रहता बेसिकली। तो ऐसे डॉक्टर्स के पास कौन जाएगा? जो कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं होती डॉक्टर्स की कि ये चीज़ क्या सही कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। और कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे विवेक बिंद्रा की वीडियो में उन्होंने बताया था कि अगर किसी को उल्टी होती है तो ये ORS खा के भी काम चल जाता है। बट ये लोग कहते हैं कि आपका अपेंडिक्स फट गया या ये चीज़ हो गई, तो डॉक्टर्स लोग किससे पैसा बनाएंगे? अगर गरीब लोग, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, सबको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी। NGOs जो होता है ये किसको सर्व करेंगे? आधे से ज़्यादा
अच्छे एनजीओ काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे एनजीओ फेक हैं। आपने सुना होगा अभी जो कैलासा नाम का आइलैंड बना दिया है इन्होंने, नित्यानंद ने, ये भी एक एनजीओ के तौर पे अभी यूएन में रिप्रेजेंट किया था। सो ऐसे ऐसे फेक एनजीओ अगर बन गए, ये तो बहुत नेशनल लेवल पे बात हो गई, बट 99% ऑफ द एनजीओ आर फ्रॉड, दे आर मनी मेकिंग। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था ये चीज़, और ये बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट है। मैं अगर सोचा वीडियो लाऊंगा इसके लिए। कुछ वुमेन के नाम पे काम करते हैं एनजीओ की, हम वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं, बट वो अलग से जो वुमेन उनके पास आती है वो उनको प्रोस्टिट्यूशन या और गलत चीज़ों में डालते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाते हैं। केयर इंस्टीट्यूट करके एक एनजीओ है जो ऐसी चीज़ों में पकड़ा गया था। बहुत सारे एनजीओ को फंडिंग मिलती है इसी चीज़ के लिए कि आपको इंडिया को डिवाइड करना है इन चीज़ों के नाम पे। अगर कोई अगर कोई अच्छा काम हो रहा है डेवलपमेंट का, तो आपको एनवायरनमेंट का एक एंगल ला के उसको डिले करते जाना है उस केस को। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एनजीओ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे एक्टिविस्ट हैं, बट अगेन द थिंग इज़, अगर ये चीज़ हो जाएंगी तो उनको फंडिंग कैसे मिलेगी, ये लोग किसको सर्व करेंगे, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो दिस इज़ फंक्शन थ्योरी, बहुत छोटी सी थ्योरी थी कि अगर पॉवर्टी खत्म हो जाती है तो इन लोगों को, इन सब लोगों को इफेक्ट होगा, राइट। अब देखते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो सरकार ने लिए हैं ओवर द टाइम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लिए इससे पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंदिरा गांधी जी का तो नारा यही था, गरीबी हटाओ। 5 ईयर प्लान्स इस्टेब्लिश हुए आज़ादी के बाद से ही, और फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट कमिटीज़ इस्टेब्लिश हुई। ये इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जा सकते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर 1979 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। फिर आवास योजना यानी कि घर बनाने हैं लोगों के लिए 1985 में, जो अभी इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, उस टाइम पे भी चल रहे थे। नींव उस टाइम पे ही पड़ गई थी। इंदिरा गांधी जी की ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको पेंशन देनी, 1995 से चल गया था। फिर अन्नपूर्णा स्कीम 2000 में स्टार्ट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, सही पोषण और न्यूट्रिशन देना। मनरेगा स्कीम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कीम जिसे कहा जाता है, जिसमें अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है 100 डेज़ के लिए, जिसमें अभी बढ़ाने की मांग की जा रही है 150 डेज़ के लिए। बट लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमें यहाँ इस इनिशिएटिव का लाभ हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो सरकार ने चलाई है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, अभी भी जिसमें कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा राहत लोगों को मिली है। ये स्कीम अकेले 75% ऑफ द रूरल एरियाज़ को कवर करती है, 50% ऑफ द अर्बन एरियाज़ को कवर करती है। बहुत अच्छी स्कीम। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो अन्नपूर्णा स्कीम भी इसी के अंडर मर्ज की गई है। तो अगेन फूड के रिलेटेड काफ़ी अच्छी स्कीम। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर ये अर्बन लेवल पे लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया था। जनधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2014 में स्टार्ट करी। ऐसी काफ़ी स्कीम है। जैसे मतलब इस जनधन योजना में क्या होता है कि आप ज़ीरो बैलेंस पे सेविंग अकाउंट अपना खोल सकते हैं बैंक में 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट देके। इसका आपने स्लोगन सुना होगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो बैंक लोकेशन को, ATM को रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, इसका इनिशिएटिव था, और ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की सुविधा दी जाए, ये इसका एम था, राइट। ये संसद आदर्श ग्राम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, जो MPs होता है वो अपना जो MP लेट का पैसा होता है उन्हें 5 करोड़ रुपये लगभग मिलता है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा और राज्यसभा में हम MP काउंट करें 445 और 250, अगर 780 के अराउंड में मान लूँ, तो इसमें स्कीम में काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी होता है। मैं इसकी एक क्रिटिसिज्म बताना चाहता हूँ। लगभग 250 के अराउंड एक रिपोर्ट बताती है कि MPs ने 755 में से लगभग 1/3 MPs ने इस मतलब ग्राम पंचायत को अडॉप्ट किया है कि उसे एक आदर्श ग्राम बनाना है। फॉर एग्जांपल लोकसभा के जो MPs होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक कोई सी भी ग्राम पंचायत चुन सकते हैं कि उसको अच्छा डेवलपमेंट करना, 5 करोड़ रुपये उसमें खर्च करने। एक राज्यसभा का MP अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में से जहाँ से वो नॉमिनेट हुए हैं उसमें से कोई भी एक ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया चुन सकता है, एक गांव चुन सकता है कि इसका विकास करना है। जैसे एक महेश बाबू की एक मूवी आई थी, उसमें देखा होगा कि उन्होंने गांव को अडॉप्ट कर लिया था। ऐसे ही अडॉप्ट कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपये लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ फंडिंग। वो फंडिंग कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। जैसे पंचायत वेब सीरीज़ में दिखाया था कैसे ये जो 5 करोड़ का पैसा है जो MPs कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ऐसी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जैसे सचिन तेंदुलकर जी हो गए या फिर जया बच्चन जी, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकती हैं पूरे कंट्री में से कि उसको हमें आदर्श ग्राम योजना बनाना है। तो इनके पास काफ़ी पावर्स हैं, फंडिंग मिलती है, एडिशनल फंडिंग भी मिल सकती है, बट
सो काफ़ी करप्शन होता है इस स्कीम में, इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों को अकाउंटेबल रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि उनकी इस डिस्ट्रिक्ट का एमपी क्या कर रहा है, उनकी लोकेलिटी का वहाँ पे वो करते हैं पैसे यूज़। स्कीम्स पे आते हैं, पीएम कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी लोगों को स्किल्स और ट्रेन करने के लिए एफेक्टिवली। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें सरकार इंश्योरेंस देती है इनको। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब दुर्भाग्यवश किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, भगवान ना करे कोई ऐसा हो, तो उसे 2 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 1 साल के लिए, 2 लाख रुपए का। एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 1 लाख रुपए मिलते हैं अगर कोई इंसान पार्शियली डिसेबल हो जाए तो उसे 1 लाख रुपए, और अगर फुली डिसेबल हो जाए परमानेंट लेवल पे अगर कोई इंसान फुली डिसेबल हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये स्कीम 18 से शायद से 50 साल के लोगों के लिए है, और ये 18 से 70 साल के लोगों के लिए अवेलेबल है कि वो लोग इसमें अपना नामांकन दे सकते हैं। इसमें सिर्फ सालाना 400 रुपये के अराउंड भरा जाता है, आप देख लीजिएगा, मैं स्लाइड लगा दूंगा यहाँ पे एडिट करते वक्त। और इसमें कुल 12 रुपये पहले था, 20 रुपये हो गया है शायद से बढ़ के 20-22 रुपये कुछ आपको इस स्कीम में सालाना देना होगा। इन दोनों स्कीम्स में सिटीज़न के साथ साथ एनआरआई जो फॉरेन में रहते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम में। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा चला रखे हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सी स्कीम उनके लिए है, कौन सी नहीं है। इसलिए शार्क टैंक में अभी एक स्टार्टअप भी आया था जिन्होंने बताया कि हम लोगों को अवेयर करेंगे एक ऐप के थ्रू कि कौन सी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी स्कीम्स में आप वो अपना नाम दे सकते हैं या किसका बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। नेक्स्ट स्कीम इस पीएम उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। अगेन इस स्कीम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लाई थी। और भी बहुत सारी योजनाएं जो अभी आ रही हैं, मतलब लिस्ट बहुत बड़ी है। जो भी योजनाएं लगभग इस फैक्टर से रिलेटेड करके देखी जा सकती है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का, क्या नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो अभी कोविड के टाइम में जो स्ट्रीट वेंडर्स लोग हैं उनको उनके देखने के लिए आई थी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम, आयुष्मान भारत, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर सपोर्ट स्कीम आई थी जो मार्जिनल इंडिविजुअल्स हैं इन लोगों के लिए। फिर सीख और कमाओ जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उन लोगों को 3000 रुपये करीब मिलेंगे एक महीने में, कि वो सीख सकते हैं कुछ नई चीज़ और कमा सकते हैं। बट क्वेश्चन इज अगेन दैट कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम, इतने ज़्यादा अच्छे स्कीम चल रहे हैं, पॉवर्टी इज स्टिल एक्सिस्ट इन दिस कंट्री इवन द वर्ल्ड। तो क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, चैलेंजेस क्या क्या है? करप्शन, मिसमैनेजमेंट, फेलियर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्यूरोक्रेट ने या फिर पॉलिटिशियन ने कोई अच्छी स्कीम बनाई है या प्लान की है, बट आपकी प्लानिंग अच्छी है बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक है, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर एक स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे टॉयलेट बने गए थे स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, बट बाद में जाके जब देखा तो वो कहीं पे कुछ टूटा हुआ है, कहीं पे किसी उस टॉयलेट की पाइपलाइन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, किसी का दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो आउटकम अच्छा नहीं आ रहा इन चीज़ों से। कि एक बार आपने लगा तो दिया, उससे रिकॉर्ड्स में तो दिखा दिया कि हमने देखो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में टॉयलेट लगा दिया, इस लोकेशन पे लगा दिया, बट बाद में जो हो रहा है वो तो लोगों को एक्चुअल बेनिफिट नहीं दे पा रहा ना। तो मिसमैनेजमेंट, फेलियर इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलरली ऑडिट नहीं हो पाना स्कीम्स में कि पैसा कहाँ पे गया, कहाँ पे नहीं गया। तो इससे मास लेवल पे करप्शन होता है। लो हेल्थ केयर और एजुकेशन बजट इज़ द मेन रीज़न। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में हेल्थ केयर और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट पे, लोगों की स्किल्स बढ़ाने पे, बट इंडिया में अभी भी ये चीज़ बहुत कम है, 2% से भी कम है। जो कहा जाता है कि 2.5% तो एटलीस्ट हेल्थ केयर सेक्टर पे होना चाहिए। अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ फ्रीबीज़ बहुत बांटी जाती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो रेवडी कल्चर होता है, फ्रीबीज़ कहते हैं इसे, फ्री में फ़ोन बांटना, ये सब किसका पैसा जा रहा है? सरकार का, आपका, हमारा पैसा जा रहा है, सरकार का कुछ नहीं है इसमें। हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे जल जीवन मिशन का टारगेट ये है कि 2024 तक सबको सेफ और क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करना, बट वाटर तो अगेन अनलिमिटेड है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसमें ये अपनी इनिशिएटिव को कैसे फॉलो कर पाएंगे? दिस इज़ द मेन रीज़न। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, बहुत लोग शहर में आ रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अगेन वन ऑफ द मेन रीज़न। सो
एट दी एंड आई विल से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है जो हम नहीं फॉलो करते, जैसे लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव बहुत अच्छा लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर COP26 मीटिंग में। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हम, जैसे प्लास्टिक को कहा जाता है कि बैन हो गया प्लास्टिक, बट फिर भी हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। चैलेंजेस में अगर सरकार की कुछ गलती है तो हमारी भी कुछ गलती है। सो वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है, वही सब जो मैंने अभी आपको चैलेंजेस बताए, इन सबको टैकल करना, इन सबको सॉल्व करना, एजुकेशन या हेल्थ बजट जो है इसको इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना, फ्रीबीज को थोड़ा सस्टेनेबल वे में बांटना, पहले थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स जो हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे कंसल्ट करना, उनकी राय मानना, और करप्शन को कम करना, मैनेजमेंट प्रॉपर करना, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा होना पॉलिसीज़ का। फिर एग्रीकल्चर लेवल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर कंजर्वेशन कैसे करनी है, फार्मर्स को बताया जा सकता है लैंड और वाटर की, जो मैंने अभी बताया लैंड और वाटर का काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर इरिगेशन का जो पानी है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कैसे डी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को कैसे कम से कम यूज़ करना है जिससे डिप्लीट ना हो, जिससे वाटर एफिशिएंट यूज़ हो जिससे पानी का, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री हो सके जिससे कि आपको एग्रीकल्चर को एनवायरनमेंट के साथ लेके चलना है, स्मार्ट यूज़ टेक्नोलॉजी का आप कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। मतलब कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ करना बाकी भी है। बट द प्रैक्टिकल थिंग टू से दैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जो हमारा टॉपिक था, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, दे आर डिजीजेस दैट डू नॉट हैव एनी वैक्सीन्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई भी दवा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पॉवर्टी खत्म हो, बट प्रैक्टिकल थिंग टू से इज दिस इज़ इम्पॉसिबल। जैसे हमने फंक्शनल थ्योरी में देखा कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये गोल्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये बना तो दिए गए हैं, बट क्या आपको लगता है कि जो चीज़ 4000 साल में भी ख़त्म नहीं हुई वो इन 8 सालों में, 7-8 सालों में ख़त्म हो जाएगी बच्चे पे? 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये प्लान करते हैं कि जो पॉवर्टी है वो इरेडिकेट हो जाए कम्प्लीटली, बट क्या आपको लगता है जो मैंने अभी बताया सब कुछ ऐसा हो सकता है? सो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। इन 75 सालों में इंडिया में जो बदला है बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलाव आया है, और इन 25 सालों में हमें अमृतकाल में बहुत कुछ बदलाव भी देखने बाकी हैं। सो लेट्स नॉट वेट फॉर द चेंज, बी द चेंज। And let's not wait for the change. Let's be the change. या तो ये स्लाइड मैंने उस टाइम पे ऐड की थी बिकॉज उस टाइम पे स्टूडेंट्स फॉर्मेलिटी के लिए प्रेजेंटेशन देते थे। यू नो देयर मेन फोकस वाज अल्टीमेटली एग्जाम्स इंक्लूडिंग मी। ऑल्दो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे लाइक प्रियंका, नेहा, पलक, धीरज सोमानी, इन सब ने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। एक्चुअली मैम ने 2 मंथ्स का टाइम दिया था टॉपिक डिसाइड करने के लिए, एंड मेरी व्हाट्सएप उस टाइम पे डीएक्टिवेटेड थी। मेरा भी सेम था कि एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाऊँगा, बिकॉज उस टाइम पे एक फॉर्म मैंने फिल किया था तो उसी की प्रैक्टिस चल रही थी, तो इस चीज़ के लिए मैंने टाइम नहीं निकाला। बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर जिन्होंने मेरे को एनकरेज किया, क्योंकि कॉलेज के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने उनका नंबर ऐड करवा दिया था तो उनको सारी अपडेट मिलती रहती थी। सो ही सेड एग्ज़ाम्स से ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैटर रखती है, एग्ज़ाम्स तो आते जाते रहते हैं बट आपकी पर्सनैलिटी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इन चीज़ों से, ये चीज़ें इन्हेंस होती हैं। आप कैसे बोलते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये चीज़ें फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऑल्सो एक और रीज़न था, कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर थे, 2 महीने बचे थे, कॉलेज लॉकडाउन के बाद इतने टाइम बाद खुले थे, 2 साल बाद, तो ये टाइम भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था। सो 10 अप्रैल 2022 को मैं दिल्ली गया, 2 महीने के लिए पीजी लिया, एंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये प्रेजेंटेशन मैंने क्लास में दी। फिर लास्ट वीक ऑफ मई को एग्ज़ाम्स हुए, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने 4 दिन पहले बनाई थी, उसके 3 दिन पहले तो मैं KGF 2 देख रहा था जो उसी टाइम पर रिलीज़ हुई थी, जिसका रेफरेंस मैंने शुरू में भी डाला है प्रेजेंटेशन को, टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, जो चीज़ वर्क भी करी। सो या फाइनली दिस इज़ मी, थैंक्स टू पलक रे फॉर दीज पिक्चर्स। सी दिस, यहाँ पे 54 इमेजेस थी अराउंड, और अभी कितनी है 89। आई नो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बट यहाँ पे मेरे को फ्रीडम है थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनाने का। एज अ व्यूअर्स आप लोगों को फ्रीडम है वीडियो को स्किप करने का या फिर प्लेबैक स्पीड ज़्यादा या कम करने का, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। 1 साल बाद प्रेजेंटेशन जो मैंने दी थी लास्ट ईयर उसको यूट्यूब पे देना, काफ़ी ज़्यादा मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं, कुछ चीज़ें रेलेवेंट हो सकती हैं टॉपिक से, बट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ टू अवेयर यू ऑल, राइट? So it was a nice experience. Also, I want to thank my class teacher, Dr. अपराजिता मजूमदार मैम, जिन्होंने हम सब स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्लास में प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। अगर आपने मेरे को यहाँ तक सुना एंड कुछ नया सीखा, बिलीव मी गाइस,
स्टेज फियर मेरे को भी बहुत ज़्यादा था स्कूल में। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, कभी बताऊंगा उन एक्सपीरियंस के बारे में। बट अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज में हैं तो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको डिबेट करने का या फिर ऐसी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है सो दीजिए। दैट बूस्ट योर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एक्सेट्रा। सो या अगर आपने कुछ नया सीखा तो लास्ट में एक MCQ आप लोगों के लिए अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा पढ़ के। एंड 99% ऑफ यू आई एम श्योर गलत करेंगे। मेरा भी गलत हुआ था क्योंकि काफ़ी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि GDP बढ़ती है, हाई होती है, तो उससे क्या क्या चीज़ होंगी? क्या इनइक्वालिटी यानी कि असमानता कम होगी? ये हिंदी में भी कुछ मैंने ऐड किया है। गरीबी कम होगी और बेरोज़गारी कम होगी। इन तीनों में से क्या चीज़ होगी? आप पॉज करिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। सो अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर 1, 2 और 3, सो यू आर रॉन्ग। अब आप सोचेंगे A और B में से कोई आंसर होगा इसका, पर तीनों ही नहीं है। इसका आंसर है कोई भी नहीं। अगर GDP बढ़ेगी तो ना इनइक्वालिटी कम होगी। हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये चीज़, राइट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आप लेट से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर जो इनइक्वालिटी है, अगर GDP बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, सो हो सकता है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसका लाभ केवल स्किल्ड या फिर एजुकेटेड लोगों को मिल रहा हो। जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, जो लोग पहले से इग्नोरेंट हैं, पुअर हैं, उनको क्या पता वो और ज़्यादा गरीब हो जाए, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे ऐसा हो सकता है इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। सेम विद द केस ऑफ पॉवर्टी एंड सेम विद द केस ऑफ, क्योंकि GDP की यही लिमिटेशन है। ये क्वेश्चन GDP की लिमिटेशन पे पूछा गया है, राइट। GDP क्या क्या नहीं बताता, एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। जो अनपेड वर्कर्स हैं, लाइक हमारी जो मदर्स होती हैं, या फिर कोई भी हम अगर काम करते हैं, मैं अगर चाय बनाता हूँ तो उस चीज़ का GDP में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अगर कोई खाना बनाता है घर में, वो चीज़ GDP में इंक्लूड नहीं होगी। जो अनरजिस्टर्ड स्टॉल्स लगाते हैं फुटपाथ के पास, वो लोग GDP में कवर नहीं होते, राइट। सो अगर एक देश की GDP, एक अफ्रीका में एक ऐसा देश है टेररिस्ट नेशन जिसकी GDP वेपन पे ही डिपेंड करती है, उसकी 75% GDP। सो लेट सपोज कि अगर उसकी उस देश की GDP बढ़ती है, बाकी कंट्रीज से डिमांड बढ़ती है कि हमें वेपन सप्लाई कीजिए, और वो देश सप्लाई भी करता है, उसकी GDP बढ़ती है, तो ज़रूरी नहीं है जो लोग कंट्री के सारे लोग एम्प्लॉयड हों। बिकॉज जो मैन्युफैक्चर करते हैं वेपन्स को, जिनके पास स्किल है, वही उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वही स्किल लोग हैं, एजुकेटेड हैं, इन चीज़ों में प्रोफिशिएंट हैं, राइट। सो ज़रूरी नहीं है पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सेम विद द केस ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, राइट। कोई बात नहीं, अगर आपने गलत किया, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मे गॉड गिव यू एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, एम्बिशंस जो आप रखते हैं अपनी लाइफ में। भगवान आपको सब कुछ दे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। थैंक यू।